हमको बचपन से पढ़ाया गया है कि भूगोल यानी कि पृथ्वी एक गोल है, तो ये हम कैसे जान पाएंगे कि पृथ्वी गोल है या फ्लैट है? ये जो टर्म है भूगोल, इसका लोग गलत अर्थ समझते हैं। जो पृथ्वी है उसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे भूदेवी, भूतल, भूमंडल। तो ये जो टर्म है भूमंडल, तो जो सर्कुलर डिस्क है वो तो फ्लैट होती है। तो ये भूगोल का मतलब कौन सा? डिस्क वाला गोल। फ्लैट अर्थ पे क्या होता है, जैसे आप थाली है, थाली का जो सेंटर है वो तो हो गया नॉर्थ पोल, और किनारी की तरफ आप कहीं भी जाओगे वो सभी साउथ है। तो साउथ पोल जैसा कुछ नहीं होता है फ्लैट अर्थ में। सैटेलाइट जो इमेजेस हैं वो ये दर्शाते हैं कि एक वक्त पर एक ही चीज दिख रही है। जैसे कि अगर अमेरिका दिख रहा है तो अमेरिका ही दिखेगा, इंडिया नहीं दिख सकता, क्योंकि वो अपोजिट तरफ है, इसलिए छुप जाता है। तो अगर दिखना होता है तो वो सब कुछ एक ही जैसा दिखना होता, तो वो क्यों नहीं होता? फ्लैट नहीं दिख रहा। नासा इटसेल्फ ऐसा कभी क्लेम नहीं कर रहा कि हम पृथ्वी की फोटो दे रहे हैं। अगर आप पढ़ोगे नासा की वेबसाइट पर जाके इमेजेस में, तो वहाँ लिखा रहता है दिस इज अ, और इसका प्रूफ्स हैं। अगर आप नासा की इमेजेस को जूम करके उसमें देखोगे, उसमें बहुत सारी आपको। फिर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता क्या? पृथ्वी कोई ग्रह नहीं है, मतलब जैसे मॉडर्न साइंस बताता है कि अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी सौरमंडल में ग्रह है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी है एक लोक, एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। अब मून को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मून के बारे में बताया गया कि मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सेंसिटिव थर्मामीटर लीजिए, उस सेंसिटिव थर्मामीटर को आप, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो स्पेस एजेंसीज वाले लोग हैं, वो सारे लोग मिलकर एक षड्यंत्र रच के झूठ बोल रहे हैं हमसे कि वो जो कर रहे हैं एक्टिविटी वो सच में एग्जिस्ट करती है। सारी आप स्पेस एजेंसीज के लोगो उठा लीजिए, सभी के अंदर कोई सी भी स्पेस एजेंसी हो, सबके अंदर आपको कहते हैं कि जो आंखों से देखा उसी पे विश्वास करो। तो क्या आपने पृथ्वी को कभी गोल देखा है? हमेशा फ्लैट देखा है, आपकी थाली के जैसे। आज इसकी सच्चाई जानते हैं कि क्या पृथ्वी गोल है या फ्लैट। हमारी बचपन से एक तरह की कंडीशनिंग डेवलप हो जाती है साइंस के माध्यम से कि पृथ्वी गोलाकार है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर चाणक्य तिवारी, जो कि एक फ्लैट अर्थ बिलीवर है। उनका भी पर्सपेक्टिव हमने आज लेने की कोशिश की है कि वो क्यों इस तरह से बिलीव करते हैं और उनके क्या रीजंस है। अनडिजाइन का मकसद है ऐसे ही अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को कलेक्ट करना और उनके आंसर्स खोजना। अगर आप भी हमारी तरह क्यूरियस हैं और अगर आप इस चैनल पर नए भी हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य जी, हमको बचपन से पढ़ाया गया है कि भूगोल यानी कि पृथ्वी एक गोल है। हमारे पास एक ग्लोब भी है जो कि गोल ही है। तो ये हम कैसे जान पाएंगे कि पृथ्वी गोल है या फ्लैट है? तो अब ये जो टर्म है भूगोल, इसका लोग गलत अर्थ समझते हैं। इसका सही अर्थ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो अब जैसे जो पृथ्वी है उसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे भूदेवी, भूलोक, भूतल, भूमंडल, है ना? इसमें सब में भू कॉमन है, ज्योग्राफिकल है। हाँ, मतलब भू पृथ्वी को संबोधित करता है। और देन उसके बाद में जो टर्म है वो उनकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी है उसको संबोधित करता है। तो ये जो टर्म है, ये जो एक पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी का, भूमंडल, उसमें भू पृथ्वी और मतलब भू का मंडलकार आकृति है, मंडलाकार आकृति है। भूमंडल से ये समझ में आता है। मंडलाकार का मतलब होता है, मंडल का मतलब होता है एक चक्राकार वृत्ताकार आकृति, सर्कुलर डिस्क, उसको बोलते हैं मंडल। तो जो सर्कुलर डिस्क है वो तो फ्लैट होती है, डिस्क तो एक फ्लैट होती है, फ्लैट सरफेस होती है ना? तो और वो भी गोल होती है। हाँ, तो वो भी गोल होती है। तो ये भूगोल का मतलब कौन सा? डिस्क वाला गोल। फिर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता क्या? हाँ, अब जैसे जो सोलर सिस्टम नासा के द्वारा और मेन स्ट्रीम साइंस के द्वारा जो बताया गया है, जैसा जो उनका मॉडल है, जिसे हीलियोसेंट्रिक बोला जाता है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल बोला जाता है, ऑब्वियसली वैसा नहीं है ना? बहुत सारे प्रूफ्स हैं, ऐसा क्यों नहीं है, बहुत सारे इसके सैकड़ों प्रूफ्स हैं, है ना? अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगा सारे। तो वैसा नहीं है ना? तो पृथ्वी एक, तो नंबर एक चीज़ कि भूमंडल यानी कि फ्लैट, और अचला, पृथ्वी का एक और पर्यायवाची शब्द है अचला, अचला, जो कि चलायमान ना हो, जो कि मतलब स्टेशनरी। तो अर्थ इज फ्लैट एंड स्टेशनरी, जो दोनों चीज़ें हैं ये हमें पता लगती हैं भूमंडल से और अचला से। लेकिन ये दोनों वर्ड्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड्स कहीं सही सोर्स से आ रहे हैं या फिर ये दोनों हमने इन्वेंट किए हैं? ये जो दोनों वर्ड हैं, अब शब्द तो
पुराने उससे चले आ रहे हैं, जो शब्द हैं संस्कृत के और हिंदी के तो पुराने बहुत समय से चले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये तो संस्कृत के शब्द हैं, जो ये भूमंडल है, जो पृथ्वी को रेफ़र किया गया है ना, तो वो तो हमारे शास्त्रों के अंदर भी रेफ़र किया गया है, तो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। और संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं। चाणक्य जी ठीक है, शब्दों पे नहीं आते, लेकिन हम रोज सूर्य को उदय होते हुए देखते हैं और अस्त होते हुए देखते हैं। ये तो हमारे आंखों से देखी हुई चीज़ है ना, तो सोलर सिस्टम के तो हम पार्ट हैं ही। हाँ, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक है ऑब्जर्वेशन कि हम देखते हैं, और एक है कि एक परसेप्शन बना हुआ हमारे माइंड के अंदर, जो कि मेन स्ट्रीम के द्वारा बनाया गया है। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि हम सूर्य को उगता हुआ देखते हैं और देन होता हुआ देखते हैं, तो ये बिल्कुल फ्लैट अर्थ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। वही फ्लैट अर्थ पर पृथ्वी स्टेशनरी है, फ्लैट हो गई, और सन मून और जितनी सेलेस्टियल बॉडी है सब इसके रिवॉल्व, सब इसके चक्कर निकालनी है ऐसे करके गोल 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 गोल। तो हम मतलब किसी पृथ्वी पर हैं तो ऑब्वियसली इधर से सन आएगा तो देन आके ऐसे अस्त हो जाएगा। लेकिन हर वक्त अगर सन फ्लैट अर्थ पे घूमता है तो सब जगह एक ही वक्त दिन या रात होनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका में जब दिन होता है तब यहाँ रात होती है, हाँ। और वाइस वर्सा होता है। हाँ। तो ऐसा होने का फिर रीज़न क्या हो, क्यों हुआ? हाँ, अब इसमें ऐसा है कि कोई भी लाइट सोर्स आप ले लें, कोई भी लाइट सोर्स आप ले लें, उस हर एक लाइट सोर्स है जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जा सकती है। कोई भी लाइट सोर्स ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट दूरी तक लाइट को सेंड कर सकता है। कोई भी लाइट सोर्स आप उठाएं, उससे जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जाती है। तो जो सन है उससे भी जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाती है। तो सन जहाँ जहाँ जाता है अपने साथ डे लाइट को कैरी करता हुआ जाता है, और देन उसके आगे जहाँ भी सनलाइट नहीं पहुँच पा रही वहाँ नाइट है। तो ऐसे मतलब इस प्रकार से। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक साइंस जो है वो इससे अपोजिट बोलता है। साइंस कहता है कि लाइट जो है वो इनफाइनाइट अमाउंट तक ट्रैवल करती है, इसलिए हम स्टार्स को भी देख सकते हैं, अदरवाइज स्टार्स हमें दिखेंगे कैसे अगर लाइट वहाँ हमारे तक पहुँची नहीं है। तो जो सन है और वो और भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में जो कि यहाँ से हमारे नंगी आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन टेलीस्कोप से हम माध्यम से देख सकते हैं। और या फिर आप चंद्रमा को ले लें, चंद्रमा के ऊपर भी लाइट पहुँच रही है। तो चंद्रमा तक अगर लाइट जा सकती है तो सारी पृथ्वी पे एक साथ में एक ही समय पे लाइट क्यों नहीं पहुँच सकती? डिस्टेंस का खेल वहाँ पर कैसे लागू हो सकता है? तो अब ये जो मैं जो साइंस में पढ़ाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। इंटेंसिटी 1/4 तो हो जाएगी। लाइट का इंटेंसिटी कम होता जाता है, इसकी वजह से अंधेरा होगा वहाँ पर। हाँ, तो मतलब ये तो प्रूव मतलब है, वही तो बात है। ये तो मतलब साइंस भी बोल रहा है इस बात को कि डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा तो इंटेंसिटी लाइट की कम तो आप मून को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब मून का जो है, अब इसमें ऐसी बात है कि ये जो चीज़ है असल में हर एक चीज़ के बारे में ही जो है वो अलग बताया गया है। तो देन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार समझना। लेकिन जैसे मून के बारे में बताया गया कि मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बताया गया है। हाँ, ठीक है, उसकी खुद की लाइट। हाँ, लेकिन जब हम इसको एक्चुअलिटी में देखते हैं, अगर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देखते हैं तो कुछ और पता लगता है। कैसे? अब जैसे एक चीज़ होती है कि जैसे अगर मून जो है वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता, यानी कि वो सेम वही लाइट है, खाली रिफ्लेक्ट होकर आ रही है हमारे पास, तो उसका नेचर सेम होना चाहिए जैसा कि सनलाइट का नेचर होता है। जैसे मतलब कि जैसे सन से अगर वही लाइट आ रही है, हम सनलाइट को लेते हैं तो उसका जैसा नेचर है गर्म, उसका जैसा नेचर है, वैसा ही अगर सन की लाइट को ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मून लाइट भी वार्म होनी चाहिए। लेकिन जो मून लाइट होती है वो शीतल होती है। शीतल होती है। और ये तो आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। थर्मामीटर आप ले सकते हैं, सेंसिटिव एक थर्मामीटर लीजिए। क्या करना है आपको कि उस सेंसिटिव थर्मामीटर को आप सन की उसमें सनलाइट में रखिए, और देन कोई शैडो एरिया ढूंढ लीजिए, सनलाइट से शैडो आ रही हो तो देन वहाँ पर रखिए। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जहाँ सनलाइट है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा दिखाएगा और शैडो में टेम्परेचर कम दिखाएगा। लेकिन मून लाइट के केस में अपोजिट होता है। मून लाइट में अगर आप मून लाइट की शैडो में रखोगे उस थर्मामीटर को तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, और डायरेक्ट मून लाइट में रखोगे
तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, यानी कि मून लाइट इज़ कूलर इन नेचर। तो आपके हिसाब से मून क्या है, सेल्फ लाइट देता है वो? हाँ, तो हाँ, अब जब यानी कि इससे हमें ये समझ में आता है इस एक्सपेरिमेंट से कि सनलाइट अलग है, अलग उसका मतलब अलग तरह की लाइट है, और मून लाइट कोल्ड है इन नेचर है ना, दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो जब सनलाइट अलग है, मून लाइट अलग है, तो सन से जो निकल रही हो सनलाइट है, मून से जो निकल रही हो मून लाइट है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इस केस में फिर जो लूनर एक्लिप्स होता है वो कैसे होगा अगर सनलाइट उस पर पड़ ही नहीं रही है तो? हाँ, तो अब जैसे जो लूनर एक्लिप्स है, जो एक्लिप्स है, इसका भी ग्लोब अर्थ की तरफ से इसका यूज़ किया जाता है, ऐसा लोगों को बताने के लिए कि पृथ्वी ग्लोब है। वो ये रीज़न देते हैं कि भाई ये जो आपको वो जो छाया दिख रही है, रिंग वो इसी दिखता है। गोल की छाया हाँ, है। वो पृथ्वी की छाया जो आपको दिख रही है ना, जिससे पता लगता है देखो पृथ्वी राउंड है। वरना ऐसे कई बार लोग ऐसे मीम्स वगैरह भी बनाते हैं कि व्हाट फ्लैट अर्थर्स बिलीव, वहाँ पे दिखा देंगे कि एक्लिप्स में ऐसा फ्लैट पैर मतलब शेडो पड़ रही है ना, इस टाइप के लोग मतलब मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि सबसे पहले तो मतलब हर एक चीज़ को आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या वो अर्थ की ही शेडो है जो मून पर पड़ रही है या कुछ और है। मतलब इसे तो लोग एज अ फैक्ट लेके चल रहे हैं ना कि अर्थ की शेडो है, ये अज्यूम कर रहे हैं। हाँ एज्यूम कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं एज्यूम, उसका क्या रीज़न है? तो उसका कोई रीज़न नहीं है। तो एक चीज़ होती है सेलेनोनियन एक्लिप्स, एक टाइप ऑफ एक्लिप्स होता है सेलेनोनियन एक्लिप्स। उस एक्लिप्स के अंदर क्या होता है, वो एक्लिप्स जो है पूरी इस ग्लोब अर्थ इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे कि एक्लिप्स होने के लिए सन, मून और अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, सीधी रेखा में होने चाहिए, है ना। और लूनर एक्लिप्स में क्या हो रहा है कि सन और मून के बीच में पृथ्वी आ गई, ऐसा ही लोग बोलते हैं, ठीक है। और यानी कि तीनों स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन जो सेलेनोनियन एक्लिप्स होता है उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि आप पृथ्वी पर खड़े हो, है ना, तो देन जैसे लूनर एक्लिप्स हो रहा है ना, तो देन आपको अलग से सन दिखाई देगा, मतलब है ना। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही हॉराइजन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। तो फिर वो एक्लिप्स होगा कैसे? हाँ, है ना, जो एक्लिप्स लगा रहा है वो तो हमें अगर उनके अकॉर्डिंग वो जो एक्लिप्स लगा रहा है वो है पृथ्वी है, तो फिर मतलब वो अलग से हमें आसमान में कैसे नज़र आ रहा है, मतलब वो 180 डिग्री में नहीं होगा, नहीं हो सकता सेलेनोनियन एक्लिप्स के अंदर। करेक्ट। हाँ। लेकिन इसमें साइंस क्या कहता है सेलेनोनियन एक्लिप्स के केस में कि वो दोनों हॉराइजन के इतने पास हैं या हॉराइजन के ऐसे एंगल में हैं कि वो दिखाई भले हमको दोनों तरफ दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो अपने हॉराइजन से थोड़े से हल्के से नीचे हैं, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्शन एक इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल पानी का रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है, तो अगर हम स्विमिंग पूल में ऐसे पानी देखें तो जो तट है वो ऊपर नज़र आती है, लेकिन एक्चुअली होती है ज़्यादा डीप। वैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर का भी एक रिफ्रैक्शन लेवल होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें दिख रही ऊपर हैं बट हैं एक्चुअली नीचे। तो इस केस में हो सकता है कि लूनर एक्लिप्स सच में हो रहा होगा, लेकिन फ्लैट अर्थर्स बिलीव नहीं करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें ऐसा है कि साइंस की जो मतलब जो मेन स्ट्रीम साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, उसमें जो अलग अलग फिनोमेनास हैं उनको अगर आप देखोगे, जो एक्सप्लेनेशन उनके दिए गए हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक तरफ अगर जिन्होंने जो स्कूल में गए और जो उन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि जब वो बताया जाता है कि सन से लाइट आती है पैरेलल, जैसे डायग्राम जो दिखाते हैं वो लोग, वो दिखाते हैं कि सन से पैरेलल रेस निकल रही हैं, समानांतर किरणें निकल रही हैं पृथ्वी की तरफ, ऐसा डायग्राम बना के दिखाते हैं, है ना। वहीं पर जब एक्लिप्स का डायग्राम बनाते हैं, जब एक्लिप्स को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाते हैं, तो कन्वर्जेंट दिखाते हैं। मतलब कहने का ये है कि उनको जो चीज़ एक्सप्लेन करनी है उसके हिसाब से वो मॉडिफाई कर देंगे। वो इसका रीज़न पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बायस लग सकता हूँ इसमें, लेकिन आई डोंट वांट टू साउंड बायस, जिसकी वजह से मैं उनका रीज़न आपको सिर्फ बता रहा हूँ। एक्चुअली वो इसलिए बताया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ वो चीज़ एक्सप्लेन ताकि ढंग से हो जाए। वो पैरेलल इसलिए है क्योंकि वो जो सन की साइज़ है वो पृथ्वी से इतनी बड़ी है कि पृथ्वी का जो स्केल है अगर आप उसके ऊपर देखोगे तो पैरेलल नज़र आएगी, लेकिन जब आप दोनों को साथ में जब कंपेयर करोगे तब वो जो लाइट है वो आपको दर्शाने के लिए आपको लाइंस बनाई गई हैं, रैदर देन उसका एक्चुअल मतलब आपको पैरेलल या फिर डायरेक्शनल न होकर ऐसा मतलब बताती है साइंस। तो फिर हो सकता है वो रीज़न हो, जो मतलब मेन रीज़न क्या है कि जो सन की साइज़ है
वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये रीज़न हो सकता है इसका रैदर देन वो। जी, तो अब इसमें ऐसा है कि अगेन जो मैंने आपको बताया कि जो एजम्पशंस इसमें लिए गए हैं कि सन का साइज़ बड़ा है, ये एजम्पशन भी गलत हो सकता है, आप ऐसा कह रहे हो। हाँ, क्योंकि अब कैसे पता लगा है ना, क्योंकि फ्लैट अर्थ के हिसाब से तो सन छोटा है और देन अर्थ के ऊपर ऐसे घूम रहा है ना। और जैसे अब ये जो भी एक्चुअल प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है उससे जो थ्योरेटिकल है वो मैच नहीं करता, मेन बात ये है। लेकिन चाणक्य जी, मैं ये जानना चाहूँगा, सोलर सिस्टम को क्या एक्सप्लेनेशन है आपके हिसाब से? क्या है, सिर्फ पृथ्वी है यूनिवर्स में और कुछ नहीं है, और सिर्फ अर्थ और मून है, कि और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं? आपका क्या मानना है? हाँ, अब इसमें ऐसा है कि जैसे जो प्लेनेट है तो प्लेनेट अलग होता है और ग्रह अलग होता है। ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। प्लेनेट होता है PLANE एंड देन T, प्लेन टी, प्लेन विद अ T जंक्शन। तो प्लेनेट अर्थ इज़ अ प्लेनेट, पृथ्वी एक प्लेनेट है क्योंकि पृथ्वी प्लेन यानी कि फ्लैट है विद अ T जंक्शन। T जंक्शन का भी हम एक्सप्लेन करेंगे अभी क्या होता है ये। और फिर देन पृथ्वी कोई ग्रह नहीं है, मतलब जैसे मॉडर्न साइंस बताता है कि अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी सौरमंडल में ग्रह है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैदिक के अंदर तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नवग्रह में पृथ्वी नाम का तो कोई ग्रह होता नहीं है। नवग्रह की लिस्ट में तो पृथ्वी नाम का कोई ग्रह नहीं है ना। तो पृथ्वी है एक लोक, एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, और ग्रह अलग हैं जो उसके ऊपर चक्कर ऐसे। मतलब सोलर सिस्टम है लेकिन पृथ्वी इज सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, और हमारे इर्द गिर्द सब लोग घूम रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं? हाँ, मतलब ऐसा सोलर सिस्टम हम स्पेसिफिक, ये पूरा ही एक सिस्टम है। हम इसे ऐसा सोलर सिस्टम ऐसा स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे अब पृथ्वी प्लेन हो गई, एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया पृथ्वी, ठीक है, प्लेन T, ठीक है। तो अब ये प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया, देन इसके ऊपर अनदर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं अपर, और देन लोअर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन स्टार्स? अब जो स्टार्स हैं वो भी अब ये साइंस बोलती है कि बर्निंग सन है। हाँ, बर्निंग गैसेस है ना, ऐसा फायर और ये सब। लेकिन उन्हीं की थ्योरी से आप जब इसे क्रॉस चेक करोगे तो वो कोई सेंस बनाता नहीं है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर अब कंबशन अगर ऐसा मतलब हो रहा है तो उसमें उसके ऑक्सीजन चाहिए, और देन मतलब आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है इनकी उसमें। और ये गैसेस कभी ना कभी खत्म भी तो होनी चाहिए। और उसे वेरीफाई करने का इनकी जो बताया गया है, इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। और इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा गलत तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता है कि अब जो अलग अलग प्लैनेट्स के और स्टार्स के आप डिपिक्शन देखोगे, जो कि नासा की तरफ से अलग अलग उनकी तरफ से दिए जाते हैं फोटो, मतलब फोटोज तो नहीं होता, इमेज ही होती है, है ना। वो डिपिक्शन को देखोगे, और देन आप एक पर्सनल अपना अगर एक हाई जूम कैमरा से उसे देखोगे और साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा डिपिक्ट किया जा रहा है। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मतलब जैसे अगर आप कोई भी प्लेनेट का के जो नासा की इमेज उठाओ कोई प्लेनेट की, जैसे अर्थ की एग्जांपल, वीनस का ले लो आप, वीनस का ले लो, तो वीनस का अगर आप एक नासा की उठाओगे इमेज कि नासा कैसा बोलता है, और एक आप सुपर जूम कैमरा से आप खुद से वीनस का वो क्लिक करोगे और उसे साइड बाय साइड कंपेयर करोगे, तो वो तो उसमें तो दिखाएगा एक 3D बॉल की तरह वैसा पेंट, मतलब उन्होंने जानबूझ के ऐसा दिखा रखा है CGI बना के, और देन वो आपको लगेगा ऐसा ही कुछ, ये तो पल्सेटिंग उसमें लाइट्स होती हैं। तो अर्थ भी तो नासा ने फोटोज लिए हैं, ब्लू मार्बल जैसा दिखता है, पूरा नीला दिखता है, और रात को लाइट्स भी दिखती हैं वहाँ से कि पूरे। एक्चुअली सैटेलाइट जो इमेजेस हैं वो ये दर्शाते हैं कि एक वक्त पर एक ही चीज़ दिख रही है। जैसे कि अगर अमेरिका दिख रहा है तो अमेरिका ही दिखेगा, इंडिया नहीं दिख सकता, क्योंकि वो अपोजिट तरफ है, इससे छुप जाता है। तो अगर दिखना होता है तो वो सब कुछ एक ही जैसा दिखना होता, तो वो क्यों नहीं होता है, फ्लैट क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, तो अब जैसे पहली बात तो ये है कि इनकी तरफ से जो दी जाती है वो पृथ्वी की इमेजेस हैं और ना कि फोटोग्राफ्स। तो आप कह रहे हैं कि ये जो लाइव फोटो खींच के उन्होंने दिया है आपको, ऐसा नहीं है? वो नासा खुद नहीं बोल रहा कि हम फोटो दे रहे हैं, नासा इटसेल्फ ऐसा कभी क्लेम नहीं कर रहा कि हम पृथ्वी की फ़ोटो दे रहे हैं।
वो खुद ये बोलता है, अगर आप पढ़ोगे वहाँ पे नासा की वेबसाइट पर जाके इमेजेस में, तो वहाँ लिखा रहता है दिस इज़ अ CGI कॉम्पोजिट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज। मतलब वो CGI कॉम्पोजिट है। तो नासा खुद नहीं बोल रहा कि ये कोई फोटोग्राफ है, वो ये बोल रहा है कि ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। क्योंकि वो इस वजह से, जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि फ़ोटो इतनी अच्छी और क्लियर आ नहीं सकती स्पेस में, तो उन्होंने क्या किया, उसको एनहांस करने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा उसको शायद बड़ा दिखा दिया हो, या जिस तरफ अंधेरा है उस तरफ भी उजाला दिखा दिया हो, और उसको एक अच्छा बॉर्डर दे दिया हो, पीछे सितारे दिखा दिया हो। लेकिन एक्चुअल जो मुद्दा है वो पृथ्वी है, रैदर देन उसमें इफेक्ट्स के अप्लाई किए गए। जैसे पृथ्वी, उसमें गोल ही दिखाई दे रही है एंड उसमें आधी ही दिखाई दे रही है क्योंकि पूरी छुप जाती है। ये मेन जो है आप कहना चाह रहे हैं, ये भी एक इमेज है रैदर देन फोटोग्राफ। हाँ, और इसका प्रूफ्स हैं। जैसे प्रूफ ये है कि अगर आप नासा की इमेजेस को, जो पृथ्वी की इमेजेस है, उनको उठाओगे और उसे जूम करके उसमें देखोगे क्या है, मतलब अच्छे से देखोगे, तो उसमें बहुत सारी आपको गड़बड़ मिल जाएंगी, त्रुटियाँ होंगी। हाँ, जैसे कि आपको कई बार डुप्लीकेट क्लाउड पैटर्न्स मिल जाएंगे, एक जैसे क्लाउड्स बहुत सारे आपको नज़र आ जाएंगे, है ना। तो नेचुरली तो ऐसा हो नहीं सकता। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि एरोप्लेन से हम जब नीचे देखते हैं तो पृथ्वी कैसे नज़र आती है? मतलब मुझे नहीं, वो तो वैसी नज़र आती है जैसे थोड़ा ही ऊपर जाके नज़र आनी चाहिए। लेकिन एरोप्लेन्स की बात अगर निकली है तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहाँ पर आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से निकले हैं, तो आप अगर चलते जाएंगे तो कुछ समय बाद वापस इंडिया आ ही जाएगा। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट भी ट्रैवल लोगों ने बाय प्लेन किए हैं। तो फिर वो रिटर्न कैसे आए? अगर फ्लैट होती तो एक जगह जाके नीचे गिर जाना चाहिए था उसको तो वो क्यों नहीं होता? हाँ, तो इसे बोलते हैं सरकम नेविगेशन। मतलब इस चीज़ को बोला जाता है कि सरकम नेविगेशन करना। हाँ, सरकमफेरेंस पे जाना, बराबर, करेक्ट। सरकम नेविगेशन। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर पृथ्वी गेंदाकार होती, ग्लोब होती, तो आप पृथ्वी पर किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाते और किसी भी डायरेक्शन में जाते, किसी भी डायरेक्शन में, तो वापस उस पॉइंट पे आ सकते। वापस उस पॉइंट पर आने चाहिए थे अगर पृथ्वी ग्लोब होती तो। लेकिन आज तक जितने भी सरकम नेविगेशन हुए हैं वो हुए हैं आइदर ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। कोई भी नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ सरकम नेविगेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे अब फ्लैट अर्थ पे क्या होता है, जैसे आप थाली है, थाली का जो सेंटर है वो तो हो गया नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और किनारी की तरफ आप कहीं भी जाओगे वो सभी साउथ हैं। तो साउथ पोल जैसा कुछ नहीं होता है फ्लैट अर्थ में। किनारी की तरफ आप किसी मतलब जाओगे वो सभी साउथ हैं। अंटार्कटिका पूरे साउथ में हाँ, फैला वो हुआ पूरा है। साउथ में ऐसा है। तो अगर साउथ है मतलब एंटार्कटिका, मतलब वो ऐसा साउथ। तो अगर पृथ्वी ग्लोब होती तो आप साउथ में भी जाते, देन वापस से आ जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नॉर्थ साउथ सरकम नेविगेशन आज तक किसी ने भी नहीं किया है कि कोई साउथ में गया हो और वापस से सीधा चलता चलता वापस आ गया हो। क्यों? क्योंकि साउथ में तो वॉल है, एंटार्कटिका है, ऊंची ऊंची लैंड है, तभी तो वाटर कंटेन होगा ना। वाटर, लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर नीड्स अ कंटेनर टू बी कंटेन्ड। मतलब पानी को एक बर्तन चाहिए ना ठहरने के लिए। तो आपके हिसाब से वो ग्रेविटी की वजह से रुका नहीं है, वो क्योंकि कंटेनर है इसकी वजह से उसके अंदर ठहरा हुआ है पानी। हाँ बिल्कुल, मतलब ग्रेविटी जैसा कुछ नहीं। मतलब ऐसा है कि ग्रेविटी एक ऐसा शब्द है जो बार बार बोला गया है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं है। तो अब जैसे, और कोई सेंस भी नहीं बनाता है वो। अब जैसे ये तो हमें समझ में आता है कि पानी को ठहरने के लिए बर्तन चाहिए, ठीक है। अब ये पानी ठहरा हुआ है यहाँ पे, तो बर्तन मतलब इसमें एक वॉल है, पानी इसमें ठहरा हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, थाली है, थाली में अगर किनारी इसकी ऊंची ऊंची है, जो कि अंटार्कटिका है, हर तरफ ऊंची ऊंची ज़मीन, और देन पूरा समुद्र उसमें ठहरा हुआ, और बीच बीच में टापू हैं, आइलैंड्स हैं, जिन्हें कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है, जहाँ हम रहते हैं। लेकिन इसमें ना एक चीज़ जो है वापस साइंस जो है वो डिसएग्री करता है। तो फिर अगर कंटेनर ही है और प्लेन है, फ्लैट थाली है, तो पानी को हिलने की ज़रूरत क्या है? पहला। दूसरा, क्लाउड्स अगर ट्रैवल करते हैं तो फिर वो एंड में जाके वापस रिटर्न आ जाते हैं। हवा कैसे फिर जा रही आ रही है? हाँ, मतलब अब जैसे ये जो सिस्टम है, ये एनक्लोज सिस्टम है हमारा। तो नीचे पृथ्वी फ्लैट है, और देन फ्लैट अर्थ के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें हैं उसमें फ्लैट अर्थ में। एक तो अर्थ फ्लैट है, एक स्टेशनरी है, और तीसरी एनक्लोज्ड है। एनक्लोज्ड है यानी कि हमारा एनक्लोज सिस्टम है, बंद है, बंद एक डब्बे के अंदर बंद किया हुआ है। हाँ, बंद सिस्टम है। तो नीचे पृथ्वी हो गई, और ऊपर एक बैरियर है, एक फर्मामेंट है, एक डोम है,
जैसे क्रॉस करके कोई नहीं जा सकता। तभी तो एक लोक है ना, एक मृत्यु लोक है जहाँ पर बींग्स को रखा गया है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी ऐसा ऐसा है ना, इसे लोक को छोड़ के। तो जो सैटेलाइट बाहर जाती है पृथ्वी के, वो एक्चुअली पृथ्वी के बाहर जा नहीं रही है। सैटेलाइट देखो, अब ऐसा हमें बताया गया कि सैटेलाइट जाती हैं, लेकिन अब हम अगेन प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है? प्रैक्टिकली मतलब हम एक हद तक ही दिखता है, उसके ऊपर हाँ, का नहीं दिखता है। जब अगर जो आप सैटेलाइट लॉन्चेस को देखोगे, सैटेलाइट लॉन्चेस को आप देखोगे, मैंने तो कई सारे देखे और लोग भी देख सकते हैं क्योंकि इसरो वगैरह और नासा लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। तो उसमें आप कभी भी नोटिस करना, सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो जाएगा धीरे 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 धीरे। पहला तो पढ़ाया गया था कि एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, तो तब वो एस्केप कर सकता है ग्रेविटी से। लेकिन वो तो यानी कि 2 सेकंड तक दिखेगा तब तो, क्योंकि इतना हमारी आंखें देख ही सकती हैं, लेकिन वो तो चल रहा है बहुत स्लो स्लो। ठीक है, एक तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी उसको देखोगे ट्रेजेक्ट्री को, तो हमेशा वो ऐसे जाता है, हल्का सा कर्व होता है, हर पैराबोलिक लेता है, फिर ऐसे भी हो जाता है। और देन ऐसे जब वो जाने लगता है, ऐसे जब वो जाने लगता है, कभी भी आप कोई सा भी उठा लेना आप लाइव स्ट्रीम इसरो का, जब वो ऐसे जाने लगता है देन वो कट कर देते हैं। उसके बाद से वो कंप्यूटर ग्राफिक्स पे दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो स्पेस एजेंसीज़ वाले लोग हैं, नासा है या फिर इसरो है या रशिया के जो स्पेस एजेंसीज़ हैं, वो सारे लोग मिलकर एक षड्यंत्र रच के झूठ बोल रहे हैं हमसे कि वो जो कर रहे हैं एक्टिविटी वो सच में एग्जिस्ट करती है। सारी आप स्पेस एजेंसीज़ के लोगो उठा लीजिए, सारी स्पेस एजेंसी, रशिया, रोस्कोसमोस, चाइना की, इंडिया की, नासा, सब उठा लीजिए। सभी के अंदर कोई सी भी स्पेस एजेंसी हो, सबके अंदर आपको फ्रीमेशंस का कंपस का सिंबल मिलेगा। फ्रीमेशंस का जो स्क्वायर, फ्रीमेशंस एक सीक्रेट सोसाइटी, उसमें स्क्वायर एंड कंपस उसका सिंबल होता है। तो हर एक स्पेस एजेंसी के लोगों के अंदर, मैंने एक एक को उठा के चेक करा है, सबके अंदर कंपस का सिंबल मिलता है। ये मतलब जो फ्रीमेशंस होते हैं वो ऐसा बता देते हैं कि मतलब सबटल तरीके से, हाँ, क्या कौन इसे संचालित कर रहा है बेसिकली। और सबके अंदर आपको ऐसा एक सर्कुलर रिंग टाइप मिलेगा, ये कंफर्म करने के लिए, क्योंकि अब सर्कल किससे बनता है? वो तो कंपास से बनता है, कि ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये कंपास ही है। तो इसलिए वहाँ पर कई बार सर्कल भी बना रहता है लोगों के अंदर। तो सारे स्पेस एजेंसीज़ की सभी के अंदर वो स्क्वायर वाला फ्रीमेशंस का लोगो है। तो इससे भी लोगों को एक आइडिया लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि सब लोग को कोऑर्डिनेट करके एक तरह से गलत चीज़ ही फैला रहे हैं, कहने का मतलब ये कहा जा सकता है, राइट? चाणक्य जी, इस सब से मुझे एक और मूवी याद आती है। एक मूवी था द ट्रूमैन शो, जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि जिम कैरी को एक अलग दुनिया में रखते हैं और वहाँ पर उसे एक ग्लोब जैसा, मतलब जो आसमान और चांद से वो लोग उसे कंट्रोल कर रहे रहते हैं, सिवाय उसके सबको मालूम रहता है कि वो शो में है। तो उस तरीके से कोई हमें एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे आप बोल रहे हैं, और ये सारा चीज़ उस हिसाब से हो रहा है और हम कठपुतली हैं या भगवान ही एलियंस है, ऐसा कुछ? हाँ, तो इसमें जो ट्रूमैन शो उसमें मूवी में दिखाया गया था वो ये था कि एक दुनिया है, मतलब जो ट्रूमैन मतलब जो मूवी है उसमें ट्रू मैन, एक असली आदमी, ट्रू मैन कौन है जो कि उस मैट्रिक्स को एस्केप कर सकता है। मतलब वो जो नकली दुनिया है जिसे वो असली दुनिया समझ रहा था, अगर जो उसे एस्केप एंड में आके उसे एस्केप कर जाता है मैट्रिक्स को, क्योंकि शिप उसका रुक जाता है। हाँ। तो जो इस मैट्रिक्स को एस्केप कर सकता है वो है एक असली आदमी, है ना। तो शुरुआत में वो उसे नकली दुनिया को ही असली समझ रहा था। तो वही बताने के लिए कि वो मतलब अब जो वर्ल्ड के रूलर्स होते हैं वही इस टाइप की मूवीज़ भी बीच बीच में बनाते रहते हैं, ताकि बताने के लिए, फ्लैश आउट करने के लिए, चीज़ों को मतलब रिवील करने के लिए। हाँ, और जैसे आप एक चीज़ बता रहे थे कि हम एक कंटेनर के अंदर हैं, तो क्या हम साउथ की तरफ ज़्यादा जाएं, जो एंटार्क्टिका है उसको क्रॉस करने की कोशिश करें तो क्या होगा? हम गिर जाएंगे कहीं या फिर हम जा ही नहीं पाएंगे? तो हम जा नहीं सकते, पहली बात। क्यों? क्योंकि गैर कानूनी है। ठीक है, समझ लो मैं चला भी गया। हाँ, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एंटार्क्टिक ट्रीटी एक कानून है। एंटार्क्टिक ट्रीटी कानून है जिस पे बहुत सारे देशों ने साइन सिग्नेचर कर रखे हैं। तो वहाँ एक्चुअली वहाँ पर मिलिट्री
तैनात रहती है। ऐसे वीडियोस भी हैं, लोगों ने इंडिपेंडेंटली जाने की कोशिश करी है। मतलब एक तो होता है कि सरकारी एक वो है, एक टूर है, तो वो आपको जहाज़ में बिठाएंगे कहीं पे अंटार्कटिका के किसी रीजन में टच करा के वापस ले आएंगे। उसकी बात नहीं चल रही। इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ एंटार्क्टिका इज़ नॉट अलाउड, है ना, इस कानून की वजह से। तो लोगों ने जब वैसा करने की कोशिश करी भी है तो उन्हें गन पॉइंट पे वापस भेज दिया गया। तो अब तो कुछ जब जाना ही अलाउड नहीं है तो वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अभी चाणक्य जी इस चीज़ को कैसे समझाएंगे कि अंटार्कटिका में 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होता है। तो ये तो तभी हो सकता है जब पृथ्वी एक एंगल पे टिल्टेड है और गोल है, तभी उसके तरफ वो लाइट नहीं पहुंच रही, नहीं तो फिर लाइट पहुंच जाती। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तो अब जैसे फ्लैट अर्थ है, उसमें वो है, तो उसमें सन एक तो गोल गोल चक्कर निकाल रहा है, टॉप से ऐसा घूम रहा है, सर्कल में से चक्कर निकाल रहा है। लेकिन उसका जो सर्कल होता है उसका एक रेडियस होता है ना। तो उसका रेडियस एक मिनिमम रेडियस होता है उसका सन का, और देन एक मैक्सिमम रेडियस होता है, ठीक है। तो मिनिमम रेडियस में जब वो सर्कल निकाल रहा होता है, उससे धीरे धीरे रेडियस बढ़ाता जाता है और एक मैक्सिमम रेडियस तक पहुंचता है। तो मिनिमम रेडियस से मैक्सिमम रेडियस तक जाने में लगते हैं 6 महीने। यानी कि साउथ की तरफ जब वो सन ट्रैवल कर रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, उसमें लगते हैं 6 महीने। इसलिए 6 महीने का दक्षिणायन होता है। और देन जब वो सबसे आउटर वाले सर्कल पे रहता है, मैक्सिमम रेडियस वाले पे, फिर उससे आगे नहीं जाता। देन उससे वापस आने में, मिनिमम रेडियस तक आने में लगते हैं 6 महीने। यानी कि वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो 6 महीने का होता है उत्तरायण। 6 महीने जाने में 6 महीने। चाणक्य जी, तो फिर ये जो फंडा है कि चीज़ें गिर गई, ग्रेविटी को कैसे समझाते हैं? क्योंकि सौरमंडल ग्रेविटी को समझाता है क्या? सोलर सिस्टम वो कहता है कि सूर्य जो बहुत बड़ा है, उसकी ग्रेविटी भी इतनी बड़ी है कि सारे ग्रहों की ग्रेविटी उसके साथ मैच करने के लिए गोल गोल घूम रही है। तो आपका सूर्य तो छोटा है, तो वो क्यों घूम रहा है? रीज़न क्या है? हाँ, तो उस पर भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं इस वाले जो पिछला क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लूँ कि आपने पूछा था कि उसमें एंटार्क्टिका में 6 महीने मतलब कैसे होता है वो, है ना। तो अब जब सन यहाँ पर नॉर्दर्न वाले उसमें चक्कर निकाल रहा है, तो आउटर एरिया में साउथ में क्या होगा? नाइट। फिर देन जब वो सन बाहर वाले उस सर्कल में आ गया, बड़ा उसका रेडियस हो गया, तो सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जो बिल्कुल ही नॉर्थ में, नॉर्थ पोल के, तो वहाँ पर क्या होगा? लेकिन पृथ्वी पर ना ऐसे 2 जगहें भी हैं जिससे लोग आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, जहाँ पे सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ना पूरा भी राइज होता है। मतलब 12 बजे जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर सूर्य है, वैसे वहाँ पे भी नहीं होता है। इट इज़ लाइक बीच में कहीं है और ऐसा घूमते जा रहा है। तो ये कैसा फिनोमेना, और ये फिर दोनों जगह पे कैसे देखने मिल सकता है? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे जब पृथ्वी के ऊपर जो सन है, जब सबसे छोटा सर्कल निकाल रहा है, जो हमने अभी डिस्कस करा, तो ऑब्वियसली जब वो सबसे छोटा सर्कल निकाल रहा है, तो उस टाइम पे तो कभी सनसेट होगा ही नहीं, क्योंकि सन तो घूम के, छोटे सर्कल है तो घूम के वापस आ गया, है ना, नॉर्थन पार्ट में, है ना। तो इसलिए, लेकिन जब वो नॉर्थ से दूर चला जाता है सन, देन वहाँ पर नाइट हो जाती है लंबी, नॉर्दर्न। तो आप कह रहे हो कि सन 2 तरह के चक्कर लगाता है पृथ्वी के, एक छोटा सर्कल लगाता है थोड़े समय तक, और फिर थोड़े समय बाद एक बड़ा सर्कल भी लगाता है, करेक्ट? मतलब ऐसा होता है कि सन का सर्कल कर रहा है तो उसका एक मिनिमम रेडियस है, ठीक है। फिर धीरे धीरे पर डे उसका रेडियस बढ़ता जाता है 6 महीने तक। हाँ, फिर वापस घूमते वापस अंदर आता है। हाँ, फिर 6 महीने बाद वो मैक्सिमम रेडियस तक पहुंच जाता है। देन उसके बाद फिर वो ऐसे रेडियस कम होना चालू होता है, देन मिनिमम रेडियस तक आता है 6 महीने में। तो चाणक्य जी, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये तो ग्रेविटी है। तो पृथ्वी, हमने जो बचपन में पढ़ा था कि हर एक ग्रह की अपनी ग्रेविटी होती है, और सूर्य बहुत बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। उस ग्रेविटी की वजह से ही, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके अराउंड चक्कर मार रहे हैं इलिप्टिकली। यह है रीजनिंग फॉर अर्थ रिवॉल्विंग अंडर मतलब सन एंड सोलर सिस्टम। तो आपके सन का क्या कारण है कि वो घूम रहा है? आपने जो कहा बड़ा चक्कर और छोटा चक्कर, उसमें क्या एनर्जी प्ले कर रही है? तो अब इसमें ऐसा है कि जो ग्रेविटी है उसका अब हम ऑब्जर्वेशन पे आते हैं,
क्या है जो हर एक आदमी ऑब्जर्व करता है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी पर कोई व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा हो, अगर एयर से ज़्यादा डेंस वस्तु को छोड़ता है, ड्रॉप करता है, तो नीचे जाती है। एयर से कम डेंस वस्तु को रिलीज़ करता है तो ऊपर जाती है। मतलब उसका जो मूवमेंट है, जैसे पृथ्वी अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गई, ये पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में जो वर्टिकल होगा उस वर्टिकल में होता है मूवमेंट, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट अर्थ पर आप कहीं पर भी हो तो ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा मूवमेंट है। ये सबका ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कोई नहीं है कि जो बोलेगा कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर गेंदाकार पृथ्वी में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसा वर्टिकल वगैरह कुछ नहीं, ये जा रहा है ऐसा केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ जा रहा है, केंद्र की तरफ जा रहा है। तो पहले अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि केंद्र की तरफ जा रहा है, तो उन्हें पहले ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ऐसा कोई केंद्र होता भी है। पहले यानी कि पहले पृथ्वी का जो मुड़ाव है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सिद्ध ऑलरेडी हो चुका, बहुत सारे प्रूफ हैं, लेकिन मैं एक एक करके सारे बता सकता हूँ कि वो सारे जो सो कॉल्ड प्रूफ्स हैं वो एक्चुअलिटी में कुछ भी रियल प्रूफ्स नहीं है। वो ऑलरेडी मतलब मैं बता सकता हूँ, है ना। तो अब कोई भी चीज़ तो ऑब्जर्वेशन में ये आता है कि ज़्यादा डेंस है तो वो ड्रॉप करती है। अब अगर आप इसी चीज़ को आगे ले जाके अगर आप दूसरा एक वो ले लें, जैसे वाटर को ले लें, तो वाटर भी एक मीडियम हो गया। तो वाटर से ज़्यादा डेंस वस्तु को ड्रॉप करेंगे वाटर में, तो देन वो नीचे सिंक करेगी, और वाटर से कम डेंस को रिलीज़ करेंगे तो वो अप जाएगी। यानी कि ये चीज़ हमें वाटर में भी देखने को मिल रही है, एयर में भी देखने को मिल रही है, कोई और मीडियम है उसमें भी ये चीज़ देखने को, हाँ कोई अलग हाँ द्रव्य उसमें भी है। ये चीज़ देखने को मिलती है। तो जो चीज़ें काम करती हैं वो डेंसिटी के हिसाब से काम करती हैं, ना कि सिटी ऑफ द, हाँ मतलब ये ऑब्जर्वेशन, रियल ऑब्जर्वेशन, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है मूवमेंट। तो ये एक्चुअल रियल ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। और कि दो चीज़ें आपस में ऐसे अंतरिक्ष के अंदर ऐसे अट्रैक्ट हो रही हैं, ये आज तक किसने ऑब्जर्व किया मुझे नहीं मालूम, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है सिवाय मैग्नेट के नहीं देखा। हाँ मतलब ऐसा, वो मैग्नेट तो मैग्नेटिक वो तो अलग फोर्स है, लेकिन ग्रेविटी के अब ये बोतल मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। क्योंकि मास बड़ा नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है वो मास के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। हाँ 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 लेकिन उनके जैसे कहने का तात्पर्य मैं समझ रहा हूँ, जैसे हम दोनों भी इक्वल मास है, फॉर एग्जांपल हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो तो बात समझ में आती है। और वो जो बताते भी हैं कि पेंडुलम से ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, जो एक्सपेरिमेंट पढ़ाती हैं, वो भी सब ऐसा कुछ नहीं है, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, खाली मार्केटिंग की वजह से। मतलब जो अंधाधुंध मार्केटिंग करी गई है कुछ लोगों की, अभी भी की जाती है, और पास्ट के कुछ कैरेक्टर्स उठाए गए उनकी की गई है, ताकि उनको अपना जो नैरेटिव है वो प्रमोट करना है। कि कोई बता दिया कि अच्छा ये साइंटिस्ट है बहुत ग्रेटेस्ट, देन उसके नाम पे चीज़ें प्रमोट की गई हैं, तो देन लोग फिर वहाँ सरेंडर कर देते हैं कि कुछ साइंटिस्ट है, इतना बड़ा, इतना चर्चा है, तो देन सही बोल रहा होगा, कि आगे सोच नहीं हाँ लगती। सोचना ही बंद कर तो देते हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि ग्रेविटी नहीं है, तो लेकिन मैग्नेटिज्म तो है अर्थ के अंदर, हाँ करेक्ट? बिल्कुल। तो जो कंपास में जो डायरेक्शंस देखने मिलते हैं, ये डायरेक्शंस फिर क्या दिखाते हैं? क्योंकि नॉर्थ साउथ है नहीं, हाँ जब लेफ्ट राइट है, हाँ तो फिर नॉर्थ साउथ का क्या लेना देना? हाँ, तो फ्लैट अर्थ पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंटर है वो हो गया नॉर्थ पोल, अच्छा, कहेंगे उसको नॉर्थ पोल ही। नॉर्थ पोल, और किनारी की तरफ कोई भी डायरेक्शन है वो सभी साउथ हैं। मतलब अगर हम सेंटर की तरफ ऐसा खड़े हुए हैं तो हम नॉर्थ पोल की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब, और पीछे हमारे साउथ है। अगर देन उधर जाके हम नॉर्थ की तरफ ऐसे फेस कर रहे हैं, देन पीछे उसके जस्ट अपोजिट साउथ है। मतलब किनारे की तरफ वो सभी साउथ है, और सेंटर जो है वो नॉर्थ है। लेकिन कंसेप्चुअली जो थोड़ी देर पहले मैंने सवाल पूछा था कि अगर समझ लो अंटार्कटिका में जाने देते नहीं हैं, लेकिन समझ लो जाया जाए साउथ में, तो क्या इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गिर जाएगा या फिर वो क्रॉस नहीं कर पाएगा? क्या चीज़ हो सकती है कॉन्सेप्चुअली? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे अंटार्कटिका जो वॉल है, जो अंटार्कटिक वॉल है, उसके आगे अब के बर्फ़ की ऊंची ऊंची ज़मीन हो गई। अब वो कितनी आगे तक जाती है ये पता नहीं, ये है ना, उसके आगे देन कितनी आगे तक वो जा रही है, देन उसके आगे क्या है, वो तो मतलब वो स्पेकुलेशन हो गया, स्पेकुलेशन, वो करने का मतलब नहीं है। हाँ समझ गया।
अच्छा, इस केस में जब हम कह रहे हैं कि अर्थ प्लेन है, तो जो चंद्रमा है और सूर्य है, क्या वो कम से कम गोलाकार हैं पूरे भूगोल जैसे, या फिर वो भी एक चपटी प्लेट जैसे ही हैं? हाँ, तो अब ये जैसे पहली बात तो हमने अभी डिस्कस करा था कि जो पृथ्वी है वो एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। हमें इससे नहीं कंपेयर करना चाहिए कि एक अलग दूसरे ग्रहों की तरह ये भी वैसी है, तो है ना। हम कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में ऐसा नोशन को बैठा दिया गया है मेन स्ट्रीम साइंस की तरफ से कि जैसे अलग ग्रह होते हैं ये भी ग्रह है, तो देन हम कंपेयर करते हैं उसे। जबकि पृथ्वी एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है और ग्रह अलग हैं, तो उनका शेप और साइज़ कुछ भी हो सकता है, और पृथ्वी एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, उससे उसका कोई रिलेशन वैसे नहीं है। और देन चंद्रमा का तो वो भी चेंज होता है ना, हाँ, शेप, phase, हाँ हाँ, फेज, shape, वो सब हाँ। चेंज होता है। तो वो कोई ऐसी सॉलिड चीज़ है नहीं चंद्रमा कोई ऐसी सॉलिड चट्टान नहीं है। और उसका प्रूफ ये है कि अगर आप एक्चुअलिटी में चंद्रमा को जब जूम करके देखोगे कैमरा से, मतलब कोई अच्छे DSLR कैमरा से, सुपर जूम कैमरा से आप जूम करके देखें नाइट स्काई में चंद्रमा को, स्क्रीन कई सारे फोटोग्राफ्स आप क्लिक कर लें, ठीक है, उनको आप नोटिस करें तो कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि चंद्रमा के आर पार यानी कि बैक साइड में जो स्टार है वो भी उसके थ्रू विजिबल हो रहा है। तो चंद्रमा एक ट्रांसल्यूसेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ है, क्योंकि अगर सॉलिड ऐसा ओपेक होता तो एकदम बैक के जो स्टार्स हैं वो तो नहीं दिखने चाहिए थे। अब साइंस तो क्या है कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न बताई देगी कि ऐसे घूम के आ गई, ऐसा ये हो गया, मतलब, लेकिन वो जो रीज़न है वो सेंस भी तो बनाना चाहिए ना मतलब रीज़न तो ठीक है, रीज़न तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो रीज़न कोई लॉजिकल होना चाहिए, सेंस बनाना चाहिए उसको। तो चाणक्य जी, इलॉन मस्क जो करना चाह रहे हैं आज की तारीख में, ह्यूमन बीइंग को मार्स पे लॉन्च करना चाह रहे हैं और मार्स को कॉलोनाइज करना चाह रहे हैं, तो क्या पृथ्वी लोक जो हमारे लिए रहने के लिए फ्लैट बनाया है ऑलमाइटी ने, उसको छोड़ के दूसरे ग्रह पे आदमी रह सकता है? तो अब इसमें ऐसा है कि जो इलॉन मस्क है, मतलब इनकी तरफ से जो भी स्टोरी है वो सारी ऑलरेडी स्क्रिप्ट के हिसाब से है। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये सारा स्क्रिप्ट ही है? इलॉन मस्क की जो स्क्रिप्ट थी वो रेडी करी थी नासा का एक अर्ली में एक वो था डायरेक्टर वर्नर वॉन ब्राउन, तो उसने एक नोवेल लिखी थी, साइंस फिक्शन नोवेल लिखी थी, प्रोजेक्ट मार्स। तो जब उसने वो नोवेल पब्लिश हुई थी उस टाइम तक इलॉन मस्क पैदा भी नहीं हुआ था। इलॉन मस्क नाम का कोई इंसान नहीं था, दूर दूर तक पैदा भी नहीं हुआ था इलॉन मस्क ये वाला। तो वहाँ पर उस नोवेल के अंदर उसने ऑलरेडी एक एलॉन नाम के आदमी का जिक्र करा है जो मार्स पर जाता है और वहाँ पे कॉलोनाइज उसे करता है। देन हम देख रहे हैं कि एलॉन मस्क भी ऐसी स्टोरी को ये लोग कर रहे हैं। तो वो स्क्रिप्ट थी जो ऑलरेडी वर्नर वॉन ब्राउन ने अपनी उस नोवेल के अंदर, साइंस फिक्शन नोवेल के अंदर दे दी थी, जिसे ये लोग बस ऐसे कहानी है, मतलब ये पहले से रची हुई ये कहानी है, और पहले है से बस। प्लान। हाँ, कोई मार्स में नहीं जाने वाला, कभी जिंदगी में कोई कुछ नहीं ऐसा करने वाला। लेकिन इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ पे आके मुद्दा अटक रहा है, ये सब झूठ बोलकर या स्क्रिप्ट रचाकर और फिर एक्टिंग कर कर लोगों का फ़ायदा क्या है? उनका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हाँ। मतलब हम इतना बड़ा झूठ बोलने का कोई कारण तो चाहिए। व्हाट आर वी अचीविंग? सबसे पहली बात यह है कि ज़्यादातर लोग तो झूठ नहीं बोल रहे, मतलब झूठ इन द सेंस के वो ऐसे प्रोग्राम्ड हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ही है तो वो ऐसा बोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसे ही हैं जो हम ऐसे ही बोलते हैं। राइट फ्रॉम आवर एग्जिस्टेंस, पृथ्वी, हम दूसरे यहाँ ग्रह में जा सकते हैं, चांद तारे से लेके भगवान से, मृत्यु से लेके हर चीज़ सब कॉन्सेप्चुअली है, सब और conceptually फिर थोड़ी देर बाद सब बिलीव भी करने लग हाँ, जाते हैं। क्योंकि हम वैसे तो जानते नहीं है कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। राइट फ्रॉम आत्मा, कॉशियसनेस एंड एवरीथिंग इज ऑल कंसेप्चुअल ओनली। किसी ने तो एक्सपीरियंस करके वापस आया और फिर वो बताया, ऐसा तो बहुत मुश्किल है ये सब होना। तो जो आपने वाली बात बोली कि कोई जाके आया है ऐसा, तो कुछ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अब बहुत सारी हमें एक जैसे नेचर से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा एक सेंस डेवलप होता है, जिससे हमें समझ में आता है कि क्या सेंसिकल है और क्या नॉन सेंसिकल है। वो कब आता है समझ में? जब हम नेचर से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे जो भी मरने के बाद क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ, ये जो कॉन्सेप्ट है, अब इसमें बहुत सारे टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं ऑलरेडी, बहुत सारे टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं, और हमें किसी को बिलीव किसी पर नहीं करना है,
हमें नो करना है। जैसे वो होता है ना, जैसे कोई भी एग्ज़ामिन करते हैं किसी को, कोई वो होती है तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब वो जो क्या बोलते हैं ना CID या इस टाइप के जो लोग होते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं। तो वैसा नेचर हमारा होना चाहिए कि बिलीव नहीं करना कि सामने वाले ने क्या बोला है, सामने वाले ने जो बोला है उसे सुनना है, देन उसे दूसरे वाले से क्रॉस वेरीफाई करना है, देन जो निष्कर्ष निकले सबको मिला के उस पर हम समझ सकते हैं कि हाँ ये इसका कुछ मतलब बनता है। तो अब जैसे लाइफ आफ्टर डेथ के भी जो अलग अलग टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनीज अवेलेबल हैं अलग अलग लोगों की, है ना। कोई मतलब छोटा बच्चा है उसकी भी, और कोई बूढ़ा है, और जो मोबाइल देखता भी नहीं, यूट्यूब भी नहीं देखता, जो कीपैड फ़ोन भी नहीं है जिसके पास, ऐसे गांव के लोग हैं, वो भी उसकी भी टेस्टिमनीज हैं, है ना। जिसका कोई ऐसा बाहर से ऐसा वो नहीं दिख रहा है, वो सब चीज़ें। तो हमें अलग अलग समझना चाहिए कि कौन क्या क्या बता रहा है। देन ऑब्वियसली उसमें लोग अपने मन से भी चीज़ें जोड़ देते हैं बहुत सारी। तो एक हमें सेंस बनाना चाहिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कॉमनली सब लोग बोल रहे हैं। तो लाइफ आफ्टर डेथ वाला जो केस है उसमें ये कॉमनली बताया गया है कि मतलब वो उसे लग रहा था ऐसे जब बॉडी से निकला, जैसा फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट से सडन डेथ ऐसा हुई, तो देन ये जो कॉमन बात बताई गई है वो ये है कि वो खड़ा हुआ है, वो ये देखता है कि वो तो यहाँ पर खड़ा हुआ है और उसकी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है ना। तो और वो कुछ बोल रहा है लेकिन लोग उसे सुन नहीं पा रहे, और लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके बॉडी के पास, और वो बोल रहा है अरे मैं तो जिंदा हूँ, मतलब मैं तो इधर हूँ, मैं इधर हूँ, ये तो मतलब ऐसा कैसे हो गया, वो खुद ही को देख रहा है, ऐसा है ना। तो ऐसे ये कॉमन पैटर्न है जो ज़्यादातर लोगों ने बताया है। तो जिससे पता लगता है कि उस बॉडी में से स्पिरिट है, बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, आउटर कवरिंग शेल उसकी डिस्ट्रॉय हो गई जिसमें से स्पिरिट बाहर निकल गई, और देन अब फिर उसको कई बार जब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात आती है तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के अंदर भी जो कॉमन चीज़ नोटिस की जाती है कि कुछ बीइंग्स आते हैं, उसको लेके जाते हैं, जिन्हें यमदूत बोला जाता है या जो कुछ भी बोला जाता है, ये कॉमन पैटर्न है सब में, है ना। तो कुछ बीइंग्स आते हैं जो लेके जाते हैं उस स्पिरिट को, देन एक प्लेस पे ले जाते हैं, और देन ज़्यादातर यही होता है कि उन्हें किसी और को उठा लाए और देन उसने धक्का दे देते हैं, वापस आ जाता है ना। तो मतलब गलती से किसी को और को उठा लेते हैं तो देन उसे वापस भेज देते हैं उस बॉडी के अंदर। तो अब ये तो है टेस्टिमनी, और कई बार जैसे रीइंकार्नेशन की बहुत सारे वो तो प्रूफ हैं उसके, तो कि मतलब छोटा सा बच्चा आया, उसे कुछ नहीं बताया, है ना, वो खुद ही जाके बता रहा है अपना घर, आगे आगे चल के खुद आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर ये बता रहा है बक्से के अंदर ये रखा हुआ है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो किसी को अवेलेबल नहीं है, वो तो उससे तो लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वो तो उसके प्रूफ तो इतने स्पष्ट हैं रीइंकार्नेशन के। कई बार जो बीच में टाइम होता है, डेथ हुई, देन कुछ टाइम तक वो जिस स्टेट में रहा उसका भी उसे कुछ याद रहता है नेक्स्ट बर्थ, है ना। जैसे लोग बोलते हैं गोश्त, है ना, उसमें के भटकता रहता है ऐसा करके, तो उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सर्टेन चीज़ें हमारे पास हमें पता है कि उन सर्टेन चीज़ों में ये है कि स्पिरिट है, वो बॉडी से निकलती है, इतना कन्फर्म है। देन एक मल्टीवर्सल पुलिस है जो टेक ओवर करती है स्पिरिट को, और उसके लिए मतलब आगे कैसा उसे क्या करना, कहाँ भेजना है, क्या वो सब डिसाइड होता है कहीं पर, है ना, उतना कन्फर्म है। और सर्टेन चीज़ें हैं जो कन्फर्म हैं, और ये तो मतलब एक्चुअल इसके जो टेस्टिमनीज हैं उससे लोगों सेंस बनाता है कि। लेकिन फ्लैट अर्थ में लोग इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी फिर क्यों करेंगे एक जगह को गोल साबित करने के लिए? नहीं, और ये सारे जो चीज़ें आप बोल रहे हैं इसका और फ्लैट अर्थ का भी कोई रिलेशन है क्या? तो फ्लैट अर्थ तो इसका रिलेशन भी है, और वो उनका मतलब उनका उन लोगों का जो विकेट रूलर्स हैं इस वर्ल्ड के, जिन्होंने ये सब पूरा रचा है षड्यंत्र, झूठ को जो फैलाया है, उनका पर्पस, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है। उन्हें क्या करना है, लोगों को एक इमेजिनरी कॉन्स्ट्रक्ट रखना है, मतलब उनके माइंड के भीतर एक इमेजिनरी दुनिया उन्हें बनानी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि हम एक सिमुलेशन में हैं, हाँ। और ये कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है, हम सब अपने किरदार खेल रहे हैं, और कोई ऊपर से हमें खिला रहा है बस। मतलब उसमें ऐसा है कि अब जिस दुनिया में हम हैं वो तो रियलिटी है, वो तो असली दुनिया है, यहाँ सब कुछ असली है, यहाँ पर कोई ऐसे चोट वगैरह तो चोट भी लगेगी, पेन प्लेजर सब कुछ असली है सब कुछ। लेकिन उन्होंने जो मैट्रिक्स एक रची है माइंड प्रोग्राम करके, वो हर एक पर्सन के साइकोलॉजिकली माइंड प्रोग्राम उसको कर दिया है,
जिससे अपने माइंड के अंदर वो एक इमेजिन करता है कि वो कहाँ पर है, कैसी दुनिया में है, एक मतलब अपने माइंड के अंदर वो इमेजिन करके रखता है ना, जो कि बिल्कुल गलत है जो उनके अकॉर्डिंग। और वो क्या है, वो ये है कि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि सब कुछ ही 3D है, 3D के अलावा और कोई ना कुछ अलग डायमेंशन होते हैं। और वो तो यही बोलते हैं कि स्पिरिट वर्क जैसा कुछ नहीं होता है, कोई स्पिरिट नहीं होती, ह्यूमन बॉडी डाइज तो देन कोई स्पिरिट विसिट कुछ निकल ली, साइंस से ऐसा बोलते हैं। तो मतलब कुल मिला के उन्हें ये प्रूव करना है कि खाली फिजिकल ही है सब कुछ और अदर डायमेंशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो लोग देन उस डायरेक्शन में ताकि काम ना करें अपने इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि वैदिक में क्लियर है कि हमारी जीवात्मा शरीर से निकलती है, देन उसका जज मतलब वो होता है कहाँ जाएगी अपने उसके अकॉर्डिंग, और एग्जिट भी कर सकती है, जिसे बोला जाता है कि जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, है ना। और अपर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस भी होते हैं, स्वर्ग लोग। देन अगर ये सब पता लगेगा लोगों को, आम जनता को, ये ट्रुथ है, कोई मतलब ऐसी ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये रियलिटी है इस एग्जिस्टेंस की जहाँ पर हम हैं, ये जब लोगों को समझ में आएगा देन लोग सीरियसली उस डायरेक्शन में भी काम करेंगे, इवोल्यूशन, अपने इवोल्यूशन के लिए काम करेंगे। तो फिर अपने इवोल्यूशन के लिए लोग काम करेंगे तो उनके स्लेव्स कैसे बन के रहेंगे। और फिर ये वापस वो कलयुग आने का भी नहीं रहेगा ना। हाँ। सब लोगों को जब समझेगा कि ट्रू पर्पस गॉड ही है और हमें इवॉल्व होना है दूसरी दुनिया की तरफ, सभी लोग सत्कर्म करेंगे, कोई भी खराब काम करेगा ही नहीं, और ये जो गेम रचा जा रहा है वो कभी होगा ही नहीं। और लोग उनके स्लेव्स नहीं बनेंगे, फिर उन्हें तो अपने स्लेव्स बनाने और लोगों को डाउन करना, डिवॉल्व, मतलब ये उनका वो है। तो इसमें जाते जाते एक सवाल जो है मेरा रहता है कि आपने तो बचपन से कुछ पढ़ाई की होगी, आपने भी साइंस पढ़ा होगा, एंड देन आपने कब से महसूस करना चालू किया कि जो मैंने पढ़ा है अब तक वो सब बंडलबाजी है और असल में दुनिया जो है वो फ्लैट है? ये कब से आपने महसूस करना शुरू किया? तो अब इसमें ऐसा है कि स्कूल में शुरुआत में जैसे सवाल रहते हैं मन में, तो वह सवाल थे मेरे भी, और देन टीचर टाल देता। अच्छा, मेरा भरोसा था उस टाइम पे कि हाँ चलो टीचर जो बोल रहे हैं वो सही है, टीचर पर भरोसा था मेरा। तो लेकिन और टीचर बोलते थे अभी आगे बताया जाएगा, अगली क्लास में बताया जाएगा, या मैच नहीं कर रहा, चलो फिर भी चलो हो सकता आगे बताया जाए, तब भी भरोसा था। दैन कॉलेज का टाइम आया तो मैंने NIT पटना से इंटीग्रेटेड कोर्स होता है MSc 5 साल का फिज़िक्स में, वो मैंने उसमें लिया एडमिशन, क्यों फिज़िक्स का तो हो सकता है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, रहस्य शायद बताते हैं है ना, अगर इसमें नहीं बताएंगे तो किसमें बताएंगे जी। तो देन उसमें भी अब वहाँ तो और ही बेकार सीन था, वहाँ तो टीचर आ रहा है और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है और उसे मतलब ही नहीं, उससे यूनिवर्स से और इससे कोई लेना देना नहीं उसे, वो तो कुछ ऐसे किताब में से कुछ याद करके आया उसने, वो लिखना चालू कर दिया और उसे मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे मुझे भी धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि यहाँ तो कुछ बता ही नहीं रहे, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। तो देन फाइनली मुझे समझ में आ गया था कि अब ये नहीं बताएंगे और ये सब, हाँ, और इनका वो टारगेट ही नहीं, उनका गोल ही नहीं, इनका टारगेट तो ये ऐसे डिस्कस करते हैं कि कितने का पैकेज लगेगा, कितने का, मतलब ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो। उनका जो मल्टीवर्स के जो यूनिवर्स की रियलिटी है, उसका जो ट्रुथ है वो बताने से और इससे कोई लेना देना इनका नहीं है। तो देन मुझे 3rd ईयर में फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया, कॉलेज ड्रॉप कर दिया। तो जब आपने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, कॉलेज में तो बहुत टाइम मतलब खाते हैं, मतलब शुरू में जैसे 9 बजे चालू होगा तो 5 बजे तक या 4 बजे तक चलेगा कॉलेज, और फिर उतना वो सब झेलने के बाद आप या तो मतलब ज़्यादा आपको वो है तो आप पढ़ाई करोगे, वेब सीरीज़ देखोगे, कोई गेम खेलने जाओगे, मतलब कुछ भी आप करोगे, तो कुल मिला के वो वहाँ पे सीन रहता है। लेकिन जब कॉलेज ड्रॉप कर दिया तो आपके पास टाइम है, फिर वो जो पूरा टाइम था वो आपके पास टाइम है। तो उस टाइम को फिर मैंने यूज़ किया इंटरनेट एजुकेशन, हर एक के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसमें आप एक्चुअलिटी में सर्च कर सकते हो सर्च बार के अंदर, और डीपली उसमें और जा सकते हो, और जा सकते हो, और अलग अलग लोगों जो उनके इनपुट्स हैं वो भी, इंडिविजुअल्स के इनपुट्स हैं वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब वो नहीं कि जो आपको फीड किया जा रहा है, जो आपको जानना है उस पर एक्चुअल उसे सर्च करना और देन उसमें डीपली। लेकिन इसमें जो है इंटरनेट पे तो साइंस के वीडियोस भी हैं, और जो फ्लैट अर्थ या ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में मानते हैं उनके भी हैं। हो सकता है साइंस के वीडियोस ज़्यादा होंगे, लेकिन आपने उसी की तरफ रुचि क्यों अपनी दिखाई? हाँ, तो अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे जो वीडियोस होती हैं, जो कुछ होती हैं,
कई बार लोग इसलिए नहीं मानना चाहते हैं चीज़ों को क्योंकि वो उसके पार्ट हैं उस सिस्टम के। तो अगर वो उस पूरे सिस्टम के पार्ट हैं तो देन अगर वो जानबूझ के उन्हें समझ में आ रहा होगा तब भी वो उसे नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वो फिर उन्हें मतलब उन्हें बहुत फिर वो पूरा अलग लगेगा या लोग उन्हें हमने सीखा है वो सब झूठ साबित हो जाता है, तो उस तरफ जाने की इच्छा नहीं तो होती है। धक्का सा लगेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ या मतलब कुछ भी इस टाइप का जी वो होगा। जी तो अब जब मैंने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया तो वो तो उस टाइम पे भी मेरा भी मतलब काफ़ी वही था, धक्का लगा ही था, मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग होती है ना कि भाई इतना पूरा प्रेशर है फैमिली का भी, और खुद भी कुछ सोच रखा था कि अपनी लाइफ सेटल होगी, मतलब इस टाइप से जो चीज़ें सबकी होती हैं वही सेम चीज़ है ना। लेकिन आप आपने वही चीज़ जिस पे आपने इतने सालों से मेहनत करी थी सीरियसली होके, मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई, जैसे बहुत लोगों को ज़बरदस्ती भी पढ़ाते हैं तो वैसा नहीं, मैंने सीरियसली मतलब जानबूझ के खुद से ही करा था। और देन उसको भी छोड़ना, तो देन फिर अब लेकिन उसको छोड़ने का बेनिफिट क्या हुआ, तो बेनिफिट ये हुआ कि अब आपके पास ऊपर कोई वो नहीं है प्रेशर कि आपको अब इस तरीके से ही सोचना है, कि मतलब आप मजबूर नहीं हो कि आपको ऐसे ही इसी बॉक्स में सोचना है। तो अगर कोई नया पर्सपेक्टिव आ रहा है तो मैं बाध्य नहीं हूँ कि मैं उसे नहीं स्वीकारूँ, या अगर वो सेंस बनाएगा मुझे और मुझे समझ में आएगा हाँ बात तो सही है, मैं रिसर्च करूँगा उसके बारे में, टाइम है मेरे पास तो मैं रिसर्च करूँगा और देन मैं अपना कंक्लूजन निकालूंगा। तो आपका कंक्लूजन निकल चुका है कि दुनिया फ्लैट है, या ये आप कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिलीव करते हैं कंपेयर टू साइंस? ये बिलीव, इसमें बिलीव कोई बात नहीं है, आप मान चुके हैं यही सच है? हाँ मान नहीं चुका हूँ, ये इसके सच ही प्रूफ्स है। हैं। ओके। और इस पे मतलब सैकड़ों वीडियोस में बना चुका हूँ ऑलरेडी, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, और बहुत सारे डिबेट्स भी कर रखी हैं, बहुत सारी डिबेट्स भी कर रखी हैं लोगों के साथ, सैकड़ों वीडियोस हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए, मतलब हर एक सनराइज, सनसेट, एक्लिप्स, मतलब सारे जो चीज़ें होती हैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, मतलब अब जब रिसर्च करने के बाद जो पता लगा उसके हिसाब से, जो पता लग सकता है कि इंसान उसके को, वो हिसाब सब से पता कर दिया आपने। और तो मतलब इसके जो प्रूफ्स हैं फ्लैट अर्थ के, बहुत सारे प्रूफ्स हैं, उस पर भी वीडियोस बना रखे हैं, मतलब सैकड़ों प्रूफ, बहुत सारे प्रूफ्स हैं फ्लैट अर्थ के, और ग्लोब अर्थ क्यों नहीं है ये भी बता रखा है। और देन बहुत सारे लोग हैं जो फ्लैट अर्थ को डिबंक करके या ट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कई बार वीडियोस बनाते हैं, तो उनकी वीडियोस को रिव्यू करके कि ये जो एक सेंटेंस बोल रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या लॉजिकली रेफ्यूट करके वैसा भी कर रखा है। तो पूरी सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं फ्लैट अर्थ के बारे में, जिससे कोई भी अगर कोई उन्हें देखेगा तो उसे 100% समझ में आ जाएगा कि अर्थ फ्लैट है और ग्लोब नहीं है, और क्यों नहीं है, और है तो क्यों है फ्लैट अर्थ। सो चाणक्य जी, थैंक यू सो मच आपका इतना बहुमूल्य टाइम हमें देने के लिए। हमने इतने सारे पॉडकास्ट किए, बट ये कॉन्सेप्ट के ऊपर कभी हमने सोचा नहीं, क्योंकि हमारा भी जो है कंडीशनिंग वैसे ही हुई है। सो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी भी रुचि थी कि किस तरह से फ्लैट अर्थर्स सोचते हैं, हाँ। एंड उनकी रीजनिंग क्या है, और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सारा अपना रीजनिंग बताने की कोशिश की। आई होप जितने भी लोग यहाँ तक एंड तक बने हैं हमारे साथ, अगर उनकी रुचि है लोगों के और कॉन्सेप्ट या पर्सपेक्टिव जानने में, तो आई थिंक फ्लैट अर्थर्स का पर्सपेक्टिव आपने काफ़ी अच्छे तरह से प्रेजेंट किया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतना सब कुछ शेयर करने के लिए। जी आपको भी जय शिव नारायण जी।